नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों राजस्थान के इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। तो ये जो नया टॉपिक है हमारा, राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत। तो दोस्तों ये राजस्थान को इतिहास जानने के जो स्रोत है वो क्या क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी जानकारी हम इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको देंगे। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक में शिलालेख शामिल है और साहित्यिक स्रोतों में जैसे किस प्रकार से कोई अगर साहित्य लिखा हुआ है उसमें किस प्रकार की इतिहास की जानकारी मिल रही है, तो वो भी आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये राजस्थान को जानने के स्रोत है दोस्तों, वो 3 प्रकार से हैं। क्या क्या है कि 3 प्रकार से हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो स्रोतों को अगर मैं डिवाइड करते हैं, स्रोतों को अगर डिवाइड करें अपन कि क्या क्या है, तो देखो आप 3 प्रकार के स्रोत हैं राजस्थान के इतिहास को जानने के। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पुरातात्विक स्रोत। क्या दोस्तों? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हम दोस्तों शामिल करते हैं शिलालेख और अभिलेख, और जो भी छोटे मोटे जैसे कहीं पर भी लिखा होता है दीवार वगैरह पे, तो उस प्रकार के जो स्रोत हैं, जैसे गुहा लेख भी इसमें शामिल है दोस्तों। तो देखो इसमें क्या क्या शामिल है। पहले तो अभिलेख, और एक है शिलालेख, और ये हो गया शिलालेख, और दोस्तों एक है गुहालेख। गुहालेख ये प्रकार के जो लेख है, अभिलेख और शिलालेख और गुहालेख, ये 3 प्रकार के जो स्रोत है दोस्तों, जिनसे हमें पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है। जैसे ऐसा समझ लो कि आप जो राजा महाराजा किसी प्रकार का कोई युद्ध लड़ते थे, युद्ध लड़ने के बाद में अगर वो विजय होते थे, तो अपनी इस विजय की खुशी में उन्होंने क्या किया कि एक दीवार या एक पत्थर पर उन्होंने क्या किया, इस गाथा को, पूरी अपनी जीत की कहानी को वहाँ पे लिखवाया। तो इस प्रकार के जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमारे आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमें जो इतिहास को जानने की जो दूसरी जानकारी मिलती है दोस्तों, वो मिलती है हमें कहाँ से? साहित्यिक स्रोतों से। तो साहित्यिक स्रोत आ गया। तो साहित्यिक स्रोतों से कैसे जानकारी मिलती है कि कोई रिटर्न में कोई लिखा हुआ कोई ना कोई साहित्य है, जैसे पृथ्वीराज रासो, ठीक है, किसने लिखा था? चंद्रवत दाई ने। तो इस प्रकार के जो रासो लिखे हुए हैं या कोई ग्रंथ लिखा हुआ है, तो दोस्तों वहाँ से हमें क्या मिलता है? साहित्यिक स्रोत, और वहाँ से हमें जानकारी मिलती है इतिहास को जानने की। और जो हमारा तीसरा स्रोत है दोस्तों, ये हमारा एक तरह से क्रॉस चेकिंग है। तो अन्य इतिहासकार उसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, तो वो भी अपना इसी में ही शामिल है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? अन्य इतिहासकारों से प्राप्त जानकारी, इतिहासकारों से प्राप्त जानकारी। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की जो है, इससे हमें पता चलता है कि इतिहास को हम 3 तरीके से किस प्रकार से जान सकते हैं दोस्तों। तो सबसे इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें किससे मिलती है, तो सबसे प्रामाणिक जानकारी दोस्तों हमें मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या है दोस्तों? सबसे प्रामाणिक जानकारी। प्रामाणिक जानकारी यह हमें मिलती है किससे? पुरातात्विक स्रोतों से। और पुरातात्विक स्रोत जो है, पुरातत्व का हम अगर अध्ययन करते हैं दोस्तों, ये अलग से क्वेश्चन है, अध्ययन करते हैं, तो ये अध्ययन किस में आता है दोस्तों? ये आता है एपिलॉजी। क्या दोस्तों? एपिलॉजी। ठीक है, इसमें आता है इस अध्ययन, इसका जो अध्ययन करेंगे दोस्तों, उस अध्ययन की जो शाखा है एपिलॉजी में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है दोस्तों। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक नॉर्मल है दोस्तों, वापस से बता रहा हूँ कि राजस्थान को इतिहास जानने के जो स्रोत है दोस्तों, उनको अगर हम भागों में बांटे, अलग अलग तरीकों से बांटे दोस्तों, तो वो है, सबसे पहले हमारे पास में आते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है दोस्तों, फिर हमें मिलते हैं साहित्यिक स्रोत, और अन्य इतिहासकारों से कोई भी जानकारी मिलती है तो वो हमारे पास में होती है, वो स्रोत भी इतिहास जानने का स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों से अभिलेख, शिलालेख और गुहालेख दोस्तों ये है, और यहाँ से हमें सबसे प्रामाणिक जानकारी मिलती है इतिहास की। और ये पुरातत्व के जो स्रोत की जो जानकारी है, इसका अध्ययन हम करते हैं तो एपिलॉजी में करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, इसको मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, और आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो देखो आप, ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आपको एक छोटा सा अंतर बता रहा हूँ अभिलेख में और
शिलालेख में, अभिलेख में इसमें एक छोटा सा अंतर है और कुछ भी नहीं है, वो बता दूं मैं आपको। दोस्तों अभिलेख और शिलालेख में क्या अंतर है? अभिलेख और शिलालेख में अंतर जानना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो शिलालेख क्या होता है दोस्तों? एक पत्थर पर लिखा हुआ, एक पत्थर पर लिखी हुई जानकारी होती है दोस्तों, ठीक है। तो किसी एक पत्थर पर लिखेंगे तो एक वो शिलालेख हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया पत्थर पे लिखी जानकारी, पत्थर पर लिखी जानकारी, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। और अगर इस शिलालेखों का बहुवचन कर दे, यानी कि एक से अधिक शिलालेख अगर मिल जाए किसी एक जगह पर, तो उस प्रकार की जानकारी को हम लिखेंगे, उस प्रकार की हम जानकारी को हम बोलेंगे अभिलेख। क्या दोस्तों? एक से अधिक शिलालेखों पर अगर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है या कोई जानकारी लिखी हुई है तो उसे हम बोलेंगे अभिलेख। तो दोस्तों यहाँ मैं कर रहा हूँ, एक से अधिक अगर हमें क्या मिलते हैं, एक से अधिक शिलालेखों पर कोई जानकारी मिलती है, शिलालेखों पर मिली जानकारी क्या क्या होती है दोस्तों? ये अभिलेख में शामिल करते हैं दोस्तों। इसको किस में शामिल करेंगे? इसको अभिलेख में शामिल करेंगे। ये अंतर है। एक होता है स्तंभ लेख दोस्तों। स्तंभ लेख कैसे होता है कि एक जैसे एक स्तंभ है, ठीक है दोस्तों, जैसे विजय स्तंभ हो गया वगैरह वगैरह, उस विजय मतलब उस स्तंभ पर हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है, यूं यूं लिखा हुआ देखने को मिलता है, ये स्तंभ लेख हो गया। गुहा लेख क्या होता है दोस्तों? एक गुफा है, गुफा के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये गुहा लेख हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का जो है ये तीनों चारों आ गए दोस्तों, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट से दोस्तों। तो मैं आपको स्टार्टिंग में दोस्तों शिलालेख और अभिलेख दोनों को मिक्स में ही पढ़ाऊंगा, कि ऐसे समझ लो कि शिलालेख और अभिलेख में ज़्यादा अंतर है नहीं, कुछ खास अंतर। तो देखो आप फटाफट, जो पहला स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो है बड़ली शिलालेख दोस्तों। क्या दोस्तों? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बड़ली अभिलेख या शिलालेख जिसको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज का पहला पॉइंट हो गया, बड़ली अभिलेख। क्या दोस्तों? बड़ली अभिलेख। इस बड़ली अभिलेख या इस बड़ली शिलालेख में क्या खास बात है तो वो देखो आप, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये जो बड़ली अभिलेख है, बड़ली शिलालेख है, इसकी खास जानकारी क्या है? क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि ये बड़ली अभिलेख और ये बड़ली शिलालेख है दोस्तों, वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले तो स्थिति की जानकारी देखो आप, ये दोस्तों है अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर में। आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि जो बड़ली अभिलेख या बड़ली शिलालेख है दोस्तों, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज किसने की थी, कहाँ की थी? तो खोज का सवाल अगर है दोस्तों तो ये बिलोत माता का मंदिर है एक, बड़ली गांव अजमेर में। कौन सा माता का मंदिर है दोस्तों? बिलोत माता का मंदिर है। कहाँ पर है दोस्तों? बड़ली गांव में। ये है बड़ली गांव में, ठीक है दोस्तों। तो इस जगह पर, इस बिलोत माता के मंदिर में किसकी खोज की गई थी? इसकी, ठीक है दोस्तों, इस बड़ली अभिलेख या बड़ली शिलालेख की दोस्तों, ठीक है। और खोज किसने की थी दोस्तों? ये खोज की थी किसने? खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों, हाँ, वी ओझा। कौन है दोस्तों? ओझा नाम है, इसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों इसमें। तो खोज करने वाला व्यक्ति है दोस्तों ओझा, ठीक है। बड़ली गांव अभिलेख है दोस्तों, इसकी खोज की थी ओझा। इसका नाम है, हाँ, इसका नाम है दोस्तों गौरीशंकर ओझा। क्या दोस्तों? GH ओझा, ये है अपना खोजकर्ता, GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है दोस्तों, ये इसका खोज करता है। अब है दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात कि इसका काल क्या रहा है, इस बड़ली शिलालेख का काल क्या रहा है? तो इसका काल है दोस्तों, इसका काल है 443 ईस्वी में, 443 ईस्वी का इसका काल रहा है। और अन्य जो यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों, अन्य इतिहासकार, क्या दोस्तों? अन्य इतिहासकार इससे दूसरी सदी का अभिलेख मानते हैं दोस्तों, दूसरी सदी का अभिलेख मानते हैं,
ठीक है दोस्तों, ये हो गया। दूसरी सदी से मतलब क्या है दोस्तों अपना? दूसरी सदी से मतलब है 200 से लेकर 300 के बीच में मानते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया दूसरी सदी का मतलब। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहले इसमें खोज बता दी मैंने। अब ये दोस्तों हाल ही में मतलब वर्तमान में ये जो अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में ये अभिलेख दोस्तों कहाँ पर स्थित है? राजकीय, वर्तमान में यह अभिलेख कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? राजकीय संग्रहालय अजमेर में। और ये राजकीय संग्रहालय, इसको दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं अजमेर का किला, सॉरी अकबर का किला। क्या बोल सकते हैं इसको? अकबर का किला, ये नाम भी इसका, ठीक है। अभी यहाँ पे स्थित है वर्तमान में यह अभिलेख राजकीय संग्रहालय अजमेर में स्थित है दोस्तों। और एक लास्ट अगर मैं इसकी जानकारी दूं इस बड़ली शिलालेख की या अभिलेख की, तो इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से हमें अजमेर के पठारी भागों की जानकारी मिलती है। कहाँ से? अजमेर के पठारी भागों की जानकारी मिलती है। यह हो गया, जानकारी मिलती है। ये अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। ये है बड़ली अभिलेख, जिससे हमें ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि ये अजमेर में है, इसकी खोज की है G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और इसकी जो खोज की गई थी वो बिलोत माता के मंदिर से की गई थी, जो बड़ली गांव अजमेर में है। इसका जो काल क्रम है, यानी कि जो काल है दोस्तों 443 ईस्वी का है, लेकिन अन्य इतिहासकार मानते हैं कि ये दूसरी सदी का है। और अभी वर्तमान में राजकीय संग्रहालय अजमेर में स्थित है, अकबर का किला जो है, और इसमें अजमेर के पठारी भागों की जानकारी मिलती है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले अभिलेख के, तो और इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे वाले अभिलेख में, ठीक है दोस्तों। आगे वाला जो अभिलेख है दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और उससे क्वेश्चन भी बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अब देखो आगे चलते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारे पास में जो अभिलेख है वो है बिजोलिया अभिलेख। कौन सा दोस्तों? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख से तो क्वेश्चन बनने के चांस हमेशा ही रहते हैं। बिजोलिया अभिलेख है दोस्तों, वो क्या है? चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी उसी से मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरी जो जानकारी मिलती है दोस्तों, इसमें कहाँ से खोजा गया, किस व्यक्ति ने खोज की है और किसने लिखवाया है, किसने नहीं लिखवाया, ये सारी जानकारी हम इसमें देंगे दोस्तों। तो देखो आप, दूसरा जो हमारा अभिलेख है दोस्तों वो कौन सा है? वो है दोस्तों बिजोलिया अभिलेख। क्या है दोस्तों? बिजोलिया अभिलेख। ये हो गया हमारा बिजोलिया अभिलेख। तो बिजोलिया अभिलेख में क्या खास बात है दोस्तों, वो देखो आप। सबसे पहले दोस्तों कि ये बिजोलिया अभिलेख है कहाँ पर? तो ये बिजोलिया अभिलेख है दोस्तों भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। पहला क्वेश्चन। अब है दोस्तों क्वेश्चन बढ़ेंगे अब सारे। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, बिजोलिया अभिलेख है दोस्तों, इसकी खोज कहाँ से की गई है? तो इसकी खोज की गई है दोस्तों पार्श्वनाथ मंदिर से। कहाँ से दोस्तों? पार्श्वनाथ मंदिर से की गई है। तो यहाँ लिख दूँ मैं कि इसकी खोज कहाँ से की गई है? पार्श्वनाथ मंदिर से की गई है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में, ठीक है दोस्तों। पार्श्वनाथ मंदिर। और इस पार्श्वनाथ मंदिर की दोस्तों एक छोटी सी जानकारी दे दूं मैं आपको कि इस मंदिर का जो निर्माता है वो कौन है? इस मंदिर का निर्माता है दोस्तों, क्या कौन है? श्रावक लोलक, ठीक है दोस्तों। ये इस मंदिर का निर्माता है दोस्तों, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करते हैं कि यहाँ से तो हमें मिल गई इसकी जानकारी। अब है इस शिलालेख को लिखवाने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, और इसको लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों इस शिलालेख को लिखवाने वाला व्यक्ति, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिखवाने वाला
व्यक्ति। तो ये व्यक्ति तो है दोस्तों कौन? गुणभद्र। क्या दोस्तों? इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुणभद्र। और दूसरा है दोस्तों लिखने वाला व्यक्ति। क्या दोस्तों? लिखने वाला व्यक्ति। तो दोस्तों लिखने वाला व्यक्ति और लिखवाने वाला व्यक्ति, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन है लिखने वाला व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है दोस्तों? केशव कायस्थ। क्या है दोस्तों? केशव कायस्थ, जो लिखने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ मैं इनको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ हो गई हमारे पास में। क्या क्या? कि पार्श्वनाथ मंदिर से मिला है, और पार्श्वनाथ मंदिर का जो निर्माता है दोस्तों वो कौन है? वो श्रावक लोलक है। और लिखवाने वाला व्यक्ति है दोस्तों गुणभद्र, और लिखने वाला व्यक्ति है दोस्तों कौन? केशव कायस्थ। तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। अब चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, कि मेन बात क्या है। तो दोस्तों इसमें मेन बात इतनी से है, बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंशों की जो उत्पत्ति है, चौहान वंशों से संबंधित है दोस्तों। ये कौन सा? ये बिजोलिया शिलालेख। तो देखो यहाँ पे यह है चौहान वंश से संबंधित है, वंश से संबंधित है, बस इतना सा ध्यान रखना। और इस शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया है दोस्तों? बिजोलिया को क्या कहा गया? बिजोलिया के स्थान का नाम है यह चौहान वंश से संबंधित है। दोस्तों इस शिलालेख में बिजोलिया को क्या नाम दिया गया है? उतामादी। क्या दोस्तों? उतामादी। ये एक नया नाम दिया गया है। तो कुछ जगहों का नाम इसमें चेंज किया गया है, वो क्या क्या है वो बताता हूँ। इसमें सबसे पहले है कि इसमें बिजोलिया को क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें बिजोलिया को उतामादी नाम दिया गया है। क्या दोस्तों? उतामादी नाम दिया गया है। तो ये हो गया दिया गया है। जब दोस्तों इसका नाम उतामादी दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले कुछ अन्य जगहों का नाम भी चेंज किया गया है दोस्तों। क्या है? अन्य जगहों का नाम भी चेंज किया गया है। वो क्या क्या जगह है, कौन कौन सी जगह है जिसका नाम चेंज किया गया है? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अन्य जगहों का नाम भी चेंज किया गया। वहाँ लिखता हूँ दोस्तों, वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखो। तो यहाँ पे आगे जो पॉइंट रहेगा कि अन्य जगह जिनके नाम क्या है? परिवर्तित है। और दोस्तों ये परिवर्तित कहाँ पर है? ये परिवर्तित है अपने किसमें? इस शिलालेख में। तो कौन कौन सी जगह है जिनका नाम अलग है? देखो इस शिलालेख में दिल्ली को दिल्ली मीका नाम दिया गया है। क्या दोस्तों? सबसे पहले है इस शिलालेख में दिल्ली को क्या नाम दिया गया है? दिल्ली का या दिल्ली मीका। क्या दोस्तों? दिल्ली का या दिल्ली मीका, इसको ये नाम दिया गया। सबसे पहली बात। दूसरा है इसमें दोस्तों दूसरा इसमें सांबर को इसमें नाम दिया था दोस्तों। क्या नाम दिया था सांबर को इसमें? सपालदक्ष या शाकंभरी। सपालदक्ष या शाकंभरी। तो दोस्तों सपालदक्ष और शाकंभरी सांबर का नाम दिया गया है प्राचीन। तो ये इस शिलालेख में दिया गया है। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है। और सपालदक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है 1.25 लाख गाँवों का समूह है। क्या दोस्तों? 1.25 लाख गाँवों का समूह है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंप्लीट। तीसरा जो नाम दिया गया है दोस्तों वो नागौर का नाम दिया गया है। तो नागौर को इसमें क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो नागौर को इसमें नाम दिया गया है क्या? क्या दोस्तों? अहिछत्रगढ़। क्या दोस्तों? अहिछत्रगढ़ नाम दिया गया है। और अहिछत्रगढ़ दोस्तों कौन सा स्थान है? चौहानों का प्रारंभिक स्थान। क्या दोस्तों? चौहानों का प्रारंभिक स्थान। तो यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ। ये क्या है दोस्तों? आगे जब मैं इतिहास में और पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि अहिछत्रगढ़ चौहानों का क्या है? प्रारंभिक स्थान। मतलब यहाँ से क्या हुए थे? चौहान स्टार्ट हुए थे। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक स्थान ये हो गया दोस्तों। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक दो नाम और दिए गए हैं दोस्तों। और वो क्या क्या दिए गए हैं? एक तो बालोतरा का नाम दिया गया था, और एक
यहीं लिख देता हूँ फिर तुम्हें। बालोत्रा को नाम दिया गया। बालोत्रा का नाम क्या दिया गया था दोस्तों? बालोत्रा का नाम चेंज करके और इसमें खेड़ा कर दिया गया था। क्या दोस्तों? खेड़ा। और पांचवा है दोस्तों, जालोर का नाम चेंज करके इसमें क्या लिखा गया था इस शिलालेख में? तो ये हो गया, जालोर को हम बोलते थे श्रीमाल या भीनमाल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बैठते हैं कि ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख में इन 5 जगहों का नाम चेंज किया गया है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि अहिछत्रगढ़ किस शिलालेख में नाम दिया गया है, तो वहाँ पे आपको ये बिजोलिया शिलालेख करना है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे जो दोस्तों है अपने बिजोलिया अभिलेख से, बिजोलिया अभिलेख से एक जानकारी मिलती है कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। किससे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। तो यहाँ लिख दूँ मैं, चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? वो हुई है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। और ये चीज़ कौन बोल रहा है? ये बिजोलिया अभिलेख बोल रहा है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। क्या दोस्तों? वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है इसकी उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति। बस दोस्तों यहीं तक की इसमें इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। इसके अलावा अगर मैं फिर चौहान वंश को पूरा लेकर बैठूं तो दोस्तों इस चौहानों की जो चौहान वंश है, इसका जो संस्थापक है दोस्तों, यानी फाउंडर जिसे बोलते हैं, चलो आगे बता दो मेरे को। देखो चौहान जो वंश है दोस्तों, इसका संस्थापक कौन है? चौहान वंश का संस्थापक, इसका नाम है दोस्तों क्या? वासुदेव चौहान। क्या दोस्तों? वासुदेव चौहान इसका संस्थापक है। तो ये लिख दो मैं यहाँ पे, वासुदेव चौहान। नाम याद रहेगा दोस्तों। कब की थी इसने? 551 ईस्वी में। इसने कब की थी दोस्तों? 551 ईस्वी में इसने क्या किया था? चौहानों की, ठीक है, संस्थापना की थी। अब इस वासुदेव चौहान ने 2 चीज़ बनाई है दोस्तों। एक तो क्या बनाया है? इसने मंदिर बनाया है। कौन सा? शाकंभरी मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता। और ये शाकंभरी माता का मंदिर दोस्तों, ये शाकंभरी माता कौन है? इनकी कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? चौहानों की कुल देवी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुल देवी। आई समझ में? दूसरा, इसने सांभर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। किसका निर्माण करवाया था? सांभर झील। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंप्लीट काम। अब इससे बाहर अगर इसमें बिजोलिया अभिलेख में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आता है, कहीं भी नहीं आता है आज तक। तो इससे बाहर कहीं क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना आप। सांभर जो है इसका सपाल दक्ष नाम है, और सपाल दक्ष का जो नाम है दोस्तों 1.25 लाख गाँव का समूह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई समझ में? तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है हमारे पास में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर और इसको काम कंप्लीट करो। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास में है ब्राह्मण माता शिलालेख। क्या दोस्तों? ब्राह्मण माता शिलालेख। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, आगे हमारे पास में है ब्राह्मण माता शिलालेख। और इस ब्राह्मण माता शिलालेख में जो इसको लिखवाने वाला व्यक्ति है वो तो है ब्रह्मसोम। ठीक है दोस्तों, और जो लिखने वाला व्यक्ति है इसको वो है पूर्वा। और उस व्यक्ति ने इस ब्राह्मण शिलालेख को जो है, ब्राह्मण माता शिलालेख को है, उसने संस्कृत में लिखा था और 17 लाइनों में लिखा था। 17 लाइन का मतलब है कि 17 दोहों में लिख दिया इसको इस प्रकार से। उसमें वहाँ क्या जानकारी मिली वो बताता हूँ मैं आपको। अब कौन सी है दोस्तों? अगला जो है 2 हो चुके हैं कंप्लीट, और आज तीसरा है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये है ब्राह्मण माता शिलालेख। क्या दोस्तों? ब्राह्मण माता शिलालेख। और ब्राह्मण माता शिलालेख है वो कहाँ का है? सबसे पहले तो इस जगह का नाम ध्यान रखना है आपको। वो दोस्तों प्रतापगढ़ की एक जगह है, छोटी सादड़ी। क्या दोस्तों? छोटी सादड़ी इस जगह से है। तो इस जगह से एक जगह कहाँ पर पड़ती है? ये प्रतापगढ़ में पड़ती है। और इस जगह का ये क्या है? ब्राह्मण माता शिलालेख। ब्राह्मण माता शिलालेख यहाँ से छोटी सादड़ी से क्या हुआ है? हमें प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों मेन बात ये है, मेन बात करो। सबसे पहले तो है दोस्तों इसको लिखवाने वाला व्यक्ति। तो ये हो गया लिखवाने वाला व्यक्ति। लिखवाने वाला व्यक्ति कौन है? लिखवाने वाला व्यक्ति तो ये कौन है दोस्तों? ये अपने हैं कौन है दोस्तों लिखवाने वाला व्यक्ति? ब्रह्मसोम। क्या दोस्तों? ब्रह्मसोम है।
ये तो हो गया अपने लिखवाने वाला व्यक्ति। और दोस्तों लिखने वाला व्यक्ति कौन है? ये है दोस्तों लिखने वाला व्यक्ति। लिखने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? पूर्वा। इस व्यक्ति का नाम है पूर्वा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो शिलालेख है दोस्तों, ये किस में लिखा गया है? संस्कृत में। तो यह है संस्कृत में लिखा गया है। आ रही है समझ में? यह संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों, संस्कृत में लिखने के बाद में यह 17 पंक्तियों में लिखा गया है। क्या दोस्तों? यह 17 पंक्तियों में लिखा गया है। तो भ्रामर माता शिलालेख है, तो यह है 17 पंक्तियों में लिखा गया है। क्या दोस्तों? 17 पंक्तियों में लिखा गया है। ये कंप्लीट है काम। 17 पंक्ति का मतलब क्या है? 17 दोहे। यहाँ लिख दूँ मैं 17 दोहे। ठीक है दोस्तों, 17 दोहों में लिखा गया है। कंप्लीट काम। फिर इसके बाद में अगर हम आगे बात करें दोस्तों कि इससे क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इससे गौर व ओलेख राजवंश की जानकारी मिलती है। गौर व ओलेख, तो इसको जानकारी मिलती है दोस्तों किससे? एक तो इससे गौर व ओलेख, गौर व ओलेख की जानकारी मिलती है, ओलेख वंश की जानकारी। ठीक है दोस्तों। अब जब गौर है और ओलेख है, तो गौर वंश का कौन सा ऐसा राजा है जिसकी जानकारी हमें मिली है? तो वो है पुष्यशोभ। क्या दोस्तों? यहाँ से लिख दो, इस गौर वंश का जो राजा था पुष्यशोभ, और यहाँ से ओलेख वंश का कौन है राजा? आदित्य वर्मन। क्या दोस्तों? आदित्य वर्मन। ये हो गया। यह है जानकारी हमें इससे मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट काम है और यहाँ से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। और इसमें एक छोटी सी बात और है कि ये जो है इसमें जो पिछली बार क्वेश्चन आया था कि मृत्यु पर्यंत ब्राह्मणों को दान का महत्व बताया गया है इसमें। क्या दोस्तों? बताया गया है। यह है इम्पोर्टेंट बात कि मृत्यु पर्यंत भी ब्राह्मणों को दान का महत्व बताया गया है। तो ये किस शिलालेख में बताया गया है? ये है भ्रामर माता शिलालेख में। दोस्तों आज है 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त का दिन है और आज के दिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आज राम मंदिर है उसका उद्घाटन किया है, वहाँ पूजा की है। तो इस चक्कर में आज यही क्लास ख़त्म करते हैं और जश्न मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाओ। और जो हमारे ये जीके है, किस प्रकार से आपको नया एडिशन चाहिए, क्या आपको नई रिक्वायरमेंट है, वो हमें कमेंट करके बताओ। हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। और ठीक है दोस्तों, नमस्ते, बाय बाय।